नमस्कार, मेरा नाम है नितिन। मैं सिने जगत का एक छोटा सा पार्ट हूँ। शूटिंग पर लाइट, कैमरा, एक्शन के बीच मेरी ज़िंदगी तो ठीक ठाक गुजर रही है, मगर इस दुनिया के हर आम और ख़ास आदमी की तरह मैं भी एक सपना देखता हूँ। चाय की दुकान पर काम करते छोटुओं, दवा और इलाज के बिना मरते लोगों को देखकर मन में तड़प उठती है। आसमां में कम होते पंछी और नदियों में बढ़ते कचरे को देखकर मन में हुक उठती है। धुएं से मैले होते मेरे देश के शहर और न जाने ऐसे कितने ही दृश्य मुझे परेशान करते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना? मैंने इस लाचारी को मिटाने का सपना देखा है। पता नहीं इत्तेफाक है ये ऊपर वाले की मर्जी। मेरे नाम का मतलब ही यही है, सही राहों को जानने वाला। सिर्फ जानने से या परेशान होने से तो ये बुराइयां खत्म नहीं होने वाली। वो शेर है ना, मेरे अंदर सब रहते हैं, रास्ते मंजिल और पड़ाव। मैंने खुद से सीखा है, चलना भी, रुक जाना भी। ये जो शेर है ना, मेरे ज़हन में ठोकरें मारता है। बहुत हो गया बस, अब और नहीं। इस लाचारी और बेबसी से निकलने की प्रेरणा दी हमें रेत के समंदर में खड़े एक पेड़ ने। सदियों से रेगिस्तान में बंजर पड़ी इस धरती पर खिलखिलाते दरख्त ने अपनी जड़ों को वहां तक पहुंचाया जहां पानी का एक भी कतरा मौजूद है। ये दरख्त सच में हैरान करने वाला है, ठीक हमारे शो रियल वर्ल्ड विद नितिन की तरह। तो मिलते हैं जल्दी समाधानों की लिस्ट के साथ। रात तो भरपूर है, सवेरा ज़रूर है। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो सराहिएगा ज़रूर, और अगर कहीं लड़खड़ा जाए तो अपना हाथ आगे बढ़ाइएगा ज़रूर। आज हमारे साथ है शिक्षा जगत की एक ऐसी हस्ती जो संस्कृत के विद्वान तो है ही, साथ ही 5 भाषाओं की एकेडमी में सचिव भी रह चुके हैं और उन्होंने 35 पुस्तकों का लेखन भी किया। वर्तमान में वह प्राच विद्या संस्थान के निदेशक पद पर भी हैं। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर आचार्य जीतराम भट्ट जी का। तो जीतराम जी, हमें बताइए, गुरुकुल में जो शिष्य होते थे पहले के समय में और आज के समय में, वो मानव कल्याण के लिए उन लोगों को जो आचार्य होते थे वो शिक्षित करते थे। अब आप, हमारा गुरु दक्षिणा यही है कि आप मानव कल्याण के लिए बेहतर से बेहतर कीजिए। तो यही शिक्षा गुरुकुल से प्राप्त होती थी और आज के समय में वो थोड़ा सा अलग हो गया है। वो उसमें आपकी क्या राय, मतलब आप उसको कैसे देखते हो? देखिए, जो गुरुकुल है और गुरुकुल की शिक्षा का जो मूल सिद्धांत, मूल उद्देश्य है, वो वेद कहता है मनुर्भव। मनुर्भव का मतलब है कि मनुष्य बनो जी। और देखिए, उसके लिए देखिए गुरुकुल का जो 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 एक गुरुकुल की कल्पना है जी, वो इसीलिए की गई है कि एक मनुष्य भी और जानवर भी, पशु भी, देखो जन्म तो सबका समान होता है जी, बल्कि मनुष्य तो और थोड़ी सी दयनीय स्थिति में होता है कि उसका बच्चा तो चल भी नहीं पाता है जी, जबकि जानवरों का बच्चा तो चलने लग जाता है और वो स्वयं बचपन से ही दूध पीने लग जाता है, स्वयं ही पीने लग जाता है। तो मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, यानी उस जो पशुवत है, उसका जो जन्म जो हुआ है वो तो सबके समान ही होते हैं, जीव के समान ही होता है। तो उसको समाज के लायक बनाने के लिए, उसको कुटुंब के लायक बना, देश के लायक बनाने के लिए, उसको योग्य बनाने के लिए ही गुरुकुल है। और वो योग्य जब समाज के लिए बनेगा तो तभी समाज चलेगा। परिवार की जो कल्पना है, कुटुंब की जो कल्पना है, देश की जो कल्पना है और विश्व वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है वो वही करेगा जिसके अंदर मनुष्यत्व होगा, मानवता होगी। तो इसलिए जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है
वो है ही मनुष्य बनना है, मनुष्य बनाना है, इंसानियत है, मानवता है। और वो और अन्य जो विषय हैं, जो जैसे रोज़गार है, जीवन चलाना है, वृत्ति है, और भी जो अन्य भी सामाजिक संस्कृति है, और जो विद्याएं हैं, वो उसके पूरक हैं। माने उनके सहारे वह मनुष्य बने। तो सबका उद्देश्य तो एक ही है कि मनुष्य मनुष्य की तरह व्यवहार करे और समाज में मानवता का प्रसार हो। जी। तो ऐसा क्या हुआ जब लॉर्ड मैकाले आए और उन्होंने सभी गुरुकुलों की शिक्षा प्रणाली को ख़त्म किया और अपनी कन्वेंट स्कूल की शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाया? जी नितिन जी, मैं इस पर भी आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ जी। कि हमारे देश पे पहला आक्रमण जो हुआ, जो बड़ा आक्रमण हुआ, वह ईस्वी पूर्व 599 अर्थात ईस्वी पूर्व लगभग 600 ईस्वी पूर्व से हमारे यहाँ आक्रमण शुरू हो गए थे। जो पहले ईरान का आक्रमण हुआ था, फिर उसमें शक, हूण, मुगल और ये इस्लाम, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर ये अंग्रेज़। तो इस तरह से हमारा देश लगभग ईस्वी पूर्व 600 ईस्वी से पूर्व से हमारा देश आक्रमण झेल रहा है। जी। और आप जानते हैं, जब कभी आक्रमण होता है तो सबसे पहले तो धन का अपहरण होता है, फिर जब धन से उसका मन भर जाता है तो फिर वहाँ वो व्यक्तियों का अपहरण करता है, फिर उन व्यक्तियों के अपहरण के बाद वो सोचता है कि यार मेरे अनुसार चलेंगे, तो उसके अनुसार तभी चलेंगे जब उनकी शिक्षा पद्धति को बदल दिया जाएगा। तो ये कोशिशें ईस्वी पूर्व से हो रही है हमारे देश में कि जब देखिए, जब मुगल आए तो उन्होंने बड़ी कोशिश की। उस समय जब देखिए वेद मंत्र जब पढ़े जाते थे तो उनके गर्दन काट दी जाती थी। जी। जहाँ वेद मंत्र होते थे, जहाँ संस्कृत के उच्चारण होते थे, वहाँ वेद मंत्र जहाँ भी सुने वहाँ उनको या तो उनको बदल दिया जाता था धर्म परिवर्तन के लिए, और या उनका वध किया जाता था। और डर के मारे जो वो लोग थे या तो भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, और या फिर सुदूर क्षेत्र में चले गए या फिर बाहर चले गए। उनमें से मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र कुछ एक कास्ट भी होती है। तो अग्निहोत्र क्या है? वो अग्निहोत्रियों ने और भी जो वैदिक जो विद्वान हुए, उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने कसम ली, शपथ लिया कि हमारे घर में हम अग्नि जो है यज्ञ करेंगे और अपने बच्चों को श्रुति परंपरा से वैदिक पाठ करेंगे भूमिगत होकर के। यानी सामने तो दे नहीं सकते क्योंकि बाहर के आक्रांताओं ने घेर रखा भारत को। तो इस तरह से हमारी जो शिक्षा, हमारा जो वैदिक ज्ञान था, हमारी जो श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, उपनिषद, पुराण, जितने भी हमारा ज्ञान वैज्ञान, जितना भी हमारा ज्ञान है, वो सब सुरक्षित इस तरह से इन जो हमारे ऋषि हुए, हमारे जो विद्वान हुए, हमारे जो गुरुकुलों के कुलपति लोग हुए, उन्होंने बड़े कष्ट सहते हुए, अब आपने कही अभी कि मैकाले तक, तो उसको लगभग मैकाले तक ले आए, इस तरह से गुप्त रूप से उसका श्रुति परंपरा से रक्षा करते हुए। और अब मैं आपको बताऊं, मैकाले ने खुद लिखा कि भारत में 7,32,000 गुरुकुल हैं। वो लिखता है और वो कहता है कि जब तक इनकी मान्यता बंद नहीं की जाएगी तब तक हम भारत पे पूर्ण रूप से शासन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ हर गांव में एक गुरुकुल है और वो गुरुकुल जो है वो शिक्षा ही दे रहा है कि मनुष्य बनो और अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपनी माटी के लिए और अपने परिवार के लिए अगर आपको आत्माहुति भी देनी है तो दे दो। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले इनकी मान्यता खत्म कर दी। और क्योंकि उसको ये लग रहा था कि भैया ये कभी भी हमको आउट कर सकते हैं और ये हमें कभी भी भगा सकते हैं, इनमें कभी भी एकता हो सकती है। तो इसलिए उसने जो गुरुकुल चल रहे थे, जिनकी मान्यता थी, जहाँ के पढ़े हुए लोग वैज्ञानिक बन रहे थे, चिकित्सक बन रहे थे, मैनेजमेंट संभाल रहे थे, तकनीक का विकास कर रहे थे, यान बना रहे थे, कृषि विज्ञान कर रहे थे, अपना ये क्या नाम है, खगोल विज्ञान कर रहे थे, गणित पढ़ रहे थे, गणित पढ़ा रहे थे, वो सारे विषय, योग करवा रहे थे, वो सारे विषयों की उसने मान्यता खत्म कर दी और कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए। और कॉन्वेंट स्कूल में क्या था कि सिर्फ क्लरिकल स्टाफ पैदा करना, उनको अंग्रेजी सिखाना,
जो कि आज भी बदस्तूर जारी है। आज भी शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि जिसको अंग्रेजी आती है उसको शिक्षित माना जाता है, अगर वो मनुष्य है, वो उसमें मानवता है कि नहीं है, जी। मगर वो अंग्रेजी अगर अच्छा बोलता है तो वो एजुकेटेड है। स्वामी दयानंद जी जो लेके आए वैदिक एंग्लो स्कूल, वो इसी लेके आए कि उनको लगा और समाज को लगा कि वैदिक स्कूल अगर आएंगे और एंग्लो आधुनिक शिक्षा भी साथ में चलेगी तो हमारे देश के लिए नहीं, हमारे लोगों के लिए भी वो आज के दौर में महत्वपूर्ण है और आगे चल करके शिक्षित आधुनिक को अपनाना पड़ेगा और उस तरीके के शिक्षित होना पड़ेगा। जी, स्वामी दयानंद जी ने बहुत अच्छा संकल्प लिया था, किंतु बाद में वो सब उस संकल्प पे नहीं चल पाए, क्योंकि आज की स्थिति में जो डीएवी का जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप से बदल गया है। जी, बदल गया। क्योंकि उनका ये था कि वहाँ जो है मूल रूप से भारतीय शिक्षा रहे और जो संवाद के लिए अंग्रेजी रहे। मगर आज क्योंकि वो क्या होती है, जब हवा बहती है, अंग्रेजों ने जब हवा चलाई जी। उस हवा में सब बहते चले गए और उन स्कूलों की भी कमी नहीं है। वस्तुतः क्या है कि भारत में जो अंग्रेज एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बना के चले गए थे, 1858 के करीब उन्होंने सेकेंडरी बोर्ड बनाया था। वो आज़ादी के बाद भी, बल्कि आज़ादी के बाद तो उसमें ज़्यादा अंग्रेजियत आ गई। हुआ क्या कि हमारी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य हो गया भारत में, वो हो गया भौतिकवादी, यानी पैसा कमाने वाला। जी। और चाहे मनुष्य बने न बने, मानवता रहे, इंसानियत रहे, सामाजिक रहे न रहे, परिवार को पीछे छोड़ दे, माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ दे, किंतु पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के लिए बाहर जाना है। अब हुआ क्या कि हमारे देश में जो भी स्कूल हुए, उन स्कूलों ने एक ही बात पे ध्यान दिया कि ये बच्चा पैसा कमाऊ मशीन कैसे बने। ऐसा क्या हुआ कि 1811 के बाद जब लॉर्ड मैकेले जी का शिक्षा प्रणाली आया और हमारे गुरुकुल खत्म होते गए, क्योंकि आज हमारे देश में 7,32,000 गुरुकुल नहीं है। 1835 में जो लॉर्ड मैकाले ने जो हमारी शिक्षा पद्धति है, भारतीय शिक्षा पद्धति को जो उसकी मान्यता खत्म की। देखिए, मुख्य धारा से गुरुकुल की मान्यता खत्म होने का जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि भारतीय जो जनमानस है, भाई देखो, कोई भी चाहेगा कि मेरा बच्चा योग्य बने, धन कमाए, जीविका कमाए, जीवन में गृहस्थ जीवन के लिए लायक बने। और देखिए, सब कुछ तो देखिए, वृत्ति जो है, जीविका जो धन प्रधान है, तो धन तो प्रधान ही है जीवन में। तो जब सरकार में और जब सरकारी तंत्र ने हमारे विषयों की जो मान्यता है वह कॉन्वेंट और जो सरकार ने जो बोर्ड बनाया उस पर आधारित कर दिया, और जो गुरुकुलों में जो पढ़ते थे उनको जो है उसमें जो स्थान नहीं मिला या उनको मौका नहीं मिला, तो जो लोग अपने बच्चों को गुरुकुल क्यों भेजेंगे? फिर तो वहीं भेजेंगे ना जो सरकारी स्कूल है या कॉन्वेंट है या पब्लिक स्कूल है। तो हुआ क्या कि मैं आपको बताऊं कि जैसे योग विषय है या आयुर्वेद है। अब देखिए, आयुर्वेद एक विषय है। अब आयुर्वेद का जो पूरा ज्ञान है वो तो संस्कृत में है, सब जानते हैं भाई। देखो, हमारी तो शिक्षा पद्धति है। अब आज की तिथि में अब आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा, आपको ही नहीं बल्कि मैं कहता हूं कि जो भी बुद्धिजीवी होगा उसको आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद में अगर एडमिशन लेना है तो कॉन्वेंट का और सरकारी जो बोर्ड है उससे पढ़ा हुआ 12वीं बच्चे को तो एडमिशन मिलता है, मगर गुरुकुल के विद्यार्थी को उसमें एडमिशन नहीं मिलता है। तो ये कितनी विडंबना है। मानी जो शास्त्र आयुर्वेद जो संस्कृत में है, और जो मैंने अभी आपको एक काल बताया कि ईस्वी पूर्व 700 ईस्वी पूर्व, जिसका मतलब एक काय चिकित्सा जो है पुनर्वसु आचार्य ने किया, वो सारा उसकी भाषा, उसकी शब्दावली सब संस्कृत की है। और उसमें प्रवेश जो है वो आधुनिक शिक्षा पद्धति जो लॉर्ड मैकाले ने बनाई उसके आधार पर पढ़ने वाले विद्यार्थी को तो एडमिशन मिल रहा है, मगर जो गुरुकुल के विद्यार्थी को उसमें नहीं मिला। ये तो हुई आयुर्वेद की बात। अब योग की बात करते हैं। योग भी संस्कृत में है, भाई सब जानते हैं, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा है ना। अब पूरा जिसको संस्कृत आएगी वही योग समझ पाएगा वस्तुतः, क्योंकि अष्टांग योग है, योग दर्शन है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि आज जो है जो योग में प्रवेश जो होता है उसमें किसी भी विषय में स्नातक हो
उसका योग में प्रवेश हो जाता है। वो जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है उसके अनुसार जो पढ़ ले उसका प्रवेश होता है। और इधर जो है जो गुरुकुल का पढ़ा हुआ उससे पूछने लग जाते हैं कि भाई आपकी समकक्षता क्या है, आप इक्विवेलेंट किस कक्षा के हैं, आपकी मान्यता है कि नहीं है। गुरुकुल की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत एक वक्त पे थी, लेकिन जब हमने पाया कि 2 साल में गुरुकुल हमारे देश में अब है नहीं, और जो हैं वो बहुत नाम मात्र के बराबर समझिए आप। एक परंपरा हमें बहुत अच्छी लगी, वो गुरुकुल का नाम है गुरुकुल प्रभात आश्रम। और उस प्रभात आश्रम से मुझे एक ऐसी प्रेरणा मिली कि मैं उस बात को पूरे दुनिया तक, पूरे यूनिवर्स तक बता पाऊँ। वो ये थी कि शिक्षा जो छात्र है ना, छात्र से छात्र की शिक्षा वहाँ पे दी जाती है। नितिन जी, हम एजुकेशन सिस्टम को जो समाज में चल रहा है उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कॉन्वेंट स्कूल है, पब्लिक स्कूल है और जो भी प्राइवेट स्कूल है, दूसरे स्तर पे सरकारी स्कूल हैं, अर्ध सरकारी हैं, विश्वविद्यालय हैं, सरकारी अर्ध सरकारी, और तीसरे स्तर पे जो कोचिंग सेंटर हैं, ट्यूशन सेंटर हैं, बड़े बड़े सेंटर हैं वो भी बड़े, और जो चौथा है वो है उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, कृषि, अन्य जो स्वयं के व्यवसाय हैं। तो इन सब का जब सामूहिक जो जहाँ योगदान जिसका होता है वो सिस्टम चलता है, और उस सिस्टम को से जोड़ने के लिए गुरुकुल को यानी मान्यता देनी बहुत आवश्यक है। यानी अगर हमारा विद्यार्थी जिस दिन हमारे विद्यार्थी को सरकारी सेवा में के लिए जो कोचिंग सेंटर वाला, जो हम कोचिंग सेंटर में कोचिंग देने के लिए हमारा विद्यार्थी तैयार हो, हमारा उद्योगपति, हमारा जो व्यवसायी है वो हमारे गुरुकुल में पैसा लगाने के लिए तैयार हो, और हमारा जो विद्यार्थी, हमारा जो आज का जो व्यक्ति है वो कॉन्वेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल खोलने की तरह गुरुकुल खोलने के लिए तैयार हो, तो सिस्टम जो है वो मुख्य धारा उसको माना जाएगा। तो जब तक जो है सरकार जो है गुरुकुल का स्तर वहाँ तक नहीं लाती, तो तब तक गुरुकुल तो चिंतनीय है ना, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति। और गुरुकुल की शिक्षा पद्धति ठीक है, हमारे कुछ लोग जो हैं जो समर्पित हैं, जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया, गुरुकुल खोल रहे हैं। जैसे अभी आपने भी उदाहरण दिया, बहुत सारे लोग हैं, बहुत गुरुकुल हैं भारत में इस तरह के कि जो अपने योगक्षेम से वो कर रहे हैं। अशिक्षित बच्चों को सिस्टम में लाने का क्या तरीका है? देखिए, अभी मैं आपको अपना एक उदाहरण देता हूँ कि मेरे पास कुछ झारखंड के लोग आए थे। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की थी कि देखिए वहाँ जो गांव में जो है वो बच्चे और युवा पथभ्रष्ट हो जाते हैं और गलत नीतियों रीतियों में फंस जाते हैं। तो मैंने कहा जी देखो, एक ही इसका हल है, आप जैसे कहते हैं ना हर समस्या का हल है। जी। तो हमने कहा जी एक ही समस्या का इसका हल है, वो है कि आप उस एरिया में एक गुरुकुल खोल दीजिए। अगर आपने वहाँ गुरुकुल खोल दिया तो अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए गुरु जो है शिक्षा कितने माध्यम से देता है, प्रेरक, सूचक, वाचक, दर्शक, शिक्षक और बोधक। ठीक है ना। तो एक दर्शक मानी केवल देखने मात्र से शिक्षा मिल जाती है। तो जब वहाँ का युवा और वहाँ का जो अशिक्षित वर्ग है वो देखेगा कि अरे विद्यार्थी जो हैं वेद पाठ कर रहे हैं, देखिए प्रातःकाल उठ जाते हैं और इनकी ये चिंतन धारा है, तो हमें भी ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये जो इस तरह का जो काम हम समाज में करेंगे, आपने जो कहा अशिक्षित जो वर्ग है और जो बच्चे, जो युवा पथभ्रष्ट हो जाते हैं, उनको अगर मूल धारा में लाना है, मुख्य धारा में लाना है, तो गुरुकुलों को अधिक से अधिक विकसित किया जाना चाहिए और गुरुकुलों को स्थापित किया जाना चाहिए, गुरुकुलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इतना पैसा उस पर लगता है कि वहाँ सेना भेज दो, वहाँ सिस्टम डेवलप कर दो, इतने बम बना दो, इतने हथियार बना दो। हम ये कह रहे हैं ये पैसा तुम गुरुकुल में लगा दो और एक विद्यार्थी, गुरुकुल का एक विद्यार्थी 1 लाख का मन परिवर्तित कर सकता है, 1 लाख का।
तो ये अगर समाज को और देश को और नीति निर्धारकों को समझ में आ जाए तो देश में फिर से वही विश्व बंधुत्व की भावना तैयार हो जाए। देखिए, शिक्षा जो है ना इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है जी। और ये हथियार गुरुकुल से शुरू हुआ था, जैसे आपने बताया, और हम भी इसको मानते हैं कि गुरुकुल हमारी सर्वप्रथम शिक्षा है। आरटीआई 2009 के अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा तो अनिवार्य है। जी। फिर क्या गुरुकुल इस दायरे में नहीं आते? क्यों नहीं आते? हमारे यहाँ भी वही पैटर्न है। हम भी हमारे यहाँ तो केवल शिक्षा ही अनिवार्य नहीं है, शिक्षा ही निःशुल्क नहीं है, बल्कि उनका जो रहन सहन है, उनका खान पान है, वो भी अनिवार्य है। हम तो अपने बच्चों को, गुरुकुल का जो बच्चा है वो उसको गाय का दूध देते जो बाहर नहीं मिलता। बाहर तो प्रदूषित दुग्ध मिलता है, हमारे यहाँ गाय का दूध मिलता है, वो बच्चे के लिए अनिवार्य है। हमारे यहाँ बच्चे के लिए वो स्नान अनिवार्य है और शुद्धि अनिवार्य है, वो रोगी नहीं हो सकता है। और आपको बताऊं कि शास्त्र में श्लोक आता है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थः रक्षार्थमायुषः। अगर किसी को अपना स्वास्थ्य जो है सही चाहिए तो उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जी। तो वो हमारे यहाँ अनिवार्य है। हम तो चाहते हैं बच्चा स्वस्थ हो, बच्चा हमेशा मतलब ऐसा रहे कि उसका बुद्धि का विकास हो। जो स्वस्थ शरीरे स्वस्थम मस्तिष्कम, है ना, अंग्रेजी में भी कहते हैं ये साउंड माइंड ड्वेल्स इन साउंड बॉडी। तो ये जो स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा। तो हमारे यहाँ सब कुछ अनिवार्य है। गुरुकुल के विद्यार्थी, शिक्षा अनिवार्य है, स्वास्थ्य अनिवार्य है, रहन सहन अनिवार्य है, और उसके लिए जो अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे दूध बहुत अनिवार्य है। तो हमारे यहाँ गोपालन होता है गुरुकुल के साथ। हर गुरुकुल प्रायः गुरुकुलों में गाय पाली जाती है। हम जब 4-5 गुरुकुल में विजिट किया हमने, तो वहाँ पे देखा हमने कि उस बच्चे को प्योर दूध मिलता है। हाँ। और हम जो पैकेट वाला मिल्क लेके आते हैं वो कुछ 60-65 रुपीज़ के आसपास आता है, और उसकी प्योरिटी की बात करो तो कुछ 70 रुपीज़ हो जाता होगा आई थिंक। जी। तो और बच्चे का जो स्कूल का जो सालाना फीस होता है वो कुछ 25,000 रुपये होता है। जी। तो एक गुरुकुल के आचार्य कहते कि 18,250 रुपये का तो हम इनको दूध ही पिला देते हैं साल भर का। जी। जी। और उस 25,000 में अगर हम निकालेंगे 18,000 रुपये तो कुछ राशि बचती है 7-8 हज़ार रुपये। तो उसके ऊपर उसका भोजन है, शिक्षा का फीस है, पुस्तकें हैं, या कोई इनको बीमारी हो गया तो उसका दवा है। तो इस तरीके से गुरुकुल को कुछ पैसा बचता नहीं है। और गुरुकुल में एक प्रावधान हमने और देखा कि उसमें कुछ 30% 40% कुछ लोग गुरुकुल अपने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते जो पैसा पे नहीं कर सकते, और कुछ राजस्थान के गुरुकुल ऐसे मिले जो पैसा चार्ज ही नहीं करते। जी। जी। नहीं, वो केवल राजस्थान में नहीं है, भारत में बहुधा ऐसा है। बहुत सारे गुरुकुल ऐसे हैं कि जो पैसा चार्ज नहीं करते। देखो, जो पैसा अगर कोई लेता भी है तो वो इसलिए नहीं लेता कि उसको शिक्षा के लिए लेता है, वो इसलिए लेता है कि वो व्यवस्था चाहिए। क्योंकि देखिए, न तो सरकारी सहायता मिल रही है और ना उतने बड़े उद्योगपति वहाँ कोई दान देते हैं। तो वो गुरुकुल के जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं उनके लिए एक चुनौती होती है गुरुकुल को चलाना। एक तो ये भी एक कारण होता है कि जो थोड़ा बहुत अगर पैसा लिया जाता है। हमने ये भी जाना कि हरियाणा में और मध्य प्रदेश में बच्चों को छात्रवृत्ति भी मिलती है। जी। स्कॉलरशिप। जी, छात्रवृत्ति मिलती है। छात्रवृत्ति भी सरकारी भी है और राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी है, और उसके अतिरिक्त जो है एक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है उसकी तरफ से भी है। और फिर कोई जैसे कोई गुरुकुल वैसे हैं, मैनेजमेंट के हैं या किसी आश्रम के हैं, तो वो भी छात्रवृत्ति देते हैं। तो अलग अलग स्तर पे छात्रवृत्तियाँ होती हैं। सभी राज्यों को क्यों नहीं मिलता? अब राज्यों की अपनी नीतियाँ हैं। देखिए, अब जो यूपी का है उनकी अपनी नीति है, उत्तराखंड की अपनी नीति है, वो तो राज्यों की अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं। बाकी केंद्र की तो एक ही नीति है, वो तो अपने संख्या के आधार पर, जो उसके नंबर आए उसके आधार पर वो देती है, छात्रवृत्ति देती है।
अगर किसी माँ बाप को अपने आसपास डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में, स्टेट में पता लगाना हो कि कौन सा गुरुकुल कहाँ है ताकि हम अपने बच्चों का को एडमिशन में करा सके, तो इसके लिए क्या कौन सा ऐसा पोर्टल है या कहाँ पे ऐसी सूची है जिसको माँ बाप देख सकते हैं, या हम अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से या अपनी वेबसाइट के माध्यम से उनको बता पाएँ? देखिए, वैसे तो भारत सरकार का राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, उसकी वेबसाइट है, वहाँ आपको गुरुकुलों की लिस्ट मिलेगी, संस्कृत विद्यालयों की, ऐसा करके वहाँ संस्कृत विद्यालय, संस्कृत पाठशाला, गुरुकुल, इस तरह से वहाँ हेडिंग होगी। और दूसरा सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान है उज्जैन में, वो भारत सरकार का है, वहाँ जो है आपको वो लिस्ट उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। और उसके अलावा भी आप गुरुकुल करके डाल देंगे, गुरुकुलों की सूची या संस्कृत पाठशालाओं की सूची, संस्कृत, तो बहुत सारे नाम चले आते हैं। और कुछ जो है जैसे स्टेट वाइज है, जैसे स्टेट में किसी भी सरकार के पास जो है, स्टेट सरकार के पास आंकड़े होते हैं, जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली सरकार में आपको मिल जाएंगे कि दिल्ली में कुल कितने संस्कृत विद्यालय हैं। जैसे हरियाणा में है तो वहाँ मिल जाएंगे दिल्ली सरकार या हरियाणा सरकार के पास, उत्तर प्रदेश में उत्तर सरकार के पास, उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार के पास, तो आंकड़े सभी जगह मिल जाएंगे। जिसको अपने बच्चे को करवाना है तो वो सरकार की वेबसाइट पे भी देख सकता है, शिक्षा विभाग में भी पता कर सकता है, और जो प्राइवेट गुरुकुल है उनका भी पता चल जाता है। गुरुकुल की सूची ऐसा आजकल गूगल गुरु जो है सब बता देता है, क्योंकि गूगल गुरु मैंने बताया था कि सूचक भी एक, सूचना देना भी एक गुरु का ही काम है, तो वो गूगल के माध्यम से सर्च किया जाए तो मिल जाता है। गूगल के माध्यम से हमने काफ़ी गुरुओं को सर्च किया, हमें एक व्यक्ति की सूची मिली जिसमें 4000 गुरुकुल मेंशन थे। हमने जब उन लोगों को फ़ोन लगाना शुरू करा तो आधे से ज़्यादा संपर्क से बाहर हैं। तो वो जो सूची है वो कुछ 2017-18 में आई थिंक आई थी, और वह सूची को हमने माना नहीं कि वो हमारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि 4000 गुरुकुल हमें दिख नहीं रहे। अगर मेरा दोस्त कोई राजस्थान में है, कोई बेंगलोर में है, तो उससे मैं पूछता हूँ कि क्या आपके पास कोई गुरुकुल है, और मैंने ऐसा 10 लोगों से पूछा है तो वो बोलते हैं कि हमारे आसपास कोई गुरुकुल नहीं है। मुंबई में मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके पूछा ये बात, तो वो बोल रहे गुरुकुल चल भी रहे हैं, लेकिन तुम क्या बात कर रहे हो। तो लोगों को ये नहीं पता कि आज के समय में गुरुकुल है भी कि नहीं, और है तो कहाँ है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारी आम जनता के लिए। नितिन जी, आप दिल्ली में रहते हैं, आप बता सकते हैं कि दिल्ली में गुरुकुल है? मैं नहीं बता सकता था। जब हम लोगों ने ढूंढा तो हमने एक दूसरे के माध्यम से ढूंढा ना। तो कितने गुरुकुल मिले? इंटरनेट के ऊपर आप 4-5 गुरुकुल ही मिल सकते हैं। आपको दिल्ली में कितने गुरुकुल मिले? आप बताइए, दिल्ली में आपको कितने गुरुकुल मिले? दिल्ली में हमने जो इंटरनेट के माध्यम से ढूंढे वो कुछ 7-8 गुरुकुल, बस 7-8 गुरुकुल मिले। देखिए, एक संस्था है, बड़ी संस्था है, और वो दिल्ली में है, और उस संस्था का भारत में बड़ा महत्व है, मगर उसके गुरुकुल की स्थिति ये है कि बड़ी दयनीय स्थिति है। क्यों? क्योंकि किसी का ध्यान उस तरफ नहीं है, क्योंकि उसे लाभ नहीं है। तो ये जो बातें हैं, गुरुकुल तो है मगर वो उसकी व्यवस्था वो उस तदनुसार नहीं हो रही है कि जमाने के हिसाब से उसको प्रचारित प्रसारित किया जाए। आज का तो विज्ञापन प्रधान युग है ना। वैदिक गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, संगीत और चिकित्सा इत्यादि पौराणिक विधाओं पर किसी गुरुकुल में कार्य हो रहा है? यदि हाँ तो कहाँ पर? प्रायः गुरुकुलों में हो रहा है। जैसे कि यहाँ हरिद्वार में है पतंजलि जो गुरुकुल है, उसमें हो रहा है। श्री श्री रविशंकर जी ने गुरुकुल खोला, वहाँ हो रहा है। कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है, वहाँ हो रहा है। काशी में हो रहा है, उज्जैन में हो रहा है। सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा जो गुरुकुल चल रहे हैं उसमें 2 तरह के गुरुकुल हैं। एक वैदिक जो हमारी परंपराएं, जो हमारे गण पाठ, माला पाठ हैं, जो भी पाठ हैं, जो 8 प्रकार के पाठ हैं, उनके संरक्षण के लिए जो गुरुकुल हो रहे हैं वैदिक शिक्षा के लिए। और एक जो है जो उपयोगी विषय जो आजीविका के लिए हैं, उनके लिए जो गुरुकुल हैं, तो उनमें इस तरह के विषय हैं। और इसके अतिरिक्त जो अन्य जो बोर्ड बन रहे हैं, जैसे आपने कहा कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में आदि जो बोर्ड हैं, उनमें भी इन विषयों को समावेश इनका विषयों का किया जा रहा है। दिल्ली में भी इन विषयों का हमने भी एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया है जिनमें ये सारे विषय हैं। और ये केवल यही विषय नहीं है। देखिए, जो
बहुत सारे विषय इसमें आपने छोड़ दिए हैं, जैसे मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, तो वो भी गुरुकुलों में है। जैसे इंजीनियरिंग है, वो भी गुरुकुल। अभी आपने भारत सरकार ने एक अभी पीछे एक आंदोलन सा नया एक चलाया है कि विषय जो जितने भी आधुनिक विषय हैं, साइंस जैसे विषय, ये भारतीय भाषाओं में होने चाहिए, ये चला है। और अन्य स्टेट में ये काम भी शुरू हो गया है। तो जब उन अन्य भाषाओं में होगा तो संस्कृत में भी होगा ही होगा। तो इसलिए गुरुकुल इस तरफ प्रवृत्त है, जिनमें हो रहा है वो हो रहा है, किंतु बात फिर वहीं आ जाती है कि हो तो रहा है, विज्ञान की पढ़ाई भी हो जाएगी, संगणक की भी पढ़ाई हो जाएगी, मगर बात वही है कि उसके बाद बीबीए में, बीएससी में, इंजीनियरिंग में और एमबीबीएस में उसको दाखिला कौन देगा। तो ये समस्या यहाँ आ जाती है। पढ़ाई तो हो रही है, पढ़ाई तो कर रहे हैं। आप गुरुकुल की समस्याओं को कैसे देखते हो? जी देखिए, गुरुकुल की समस्या तो दो तरह की है। एक है मान्यता की, और एक जो गुरुकुल की जो मूलभूत व्यवस्था है, जो उसमें आवासीय व्यवस्था है, जो गुरुकुलों में जो छात्र पढ़ते हैं उनके भोजन, आवास और वसन आदि की व्यवस्था है, तो दोनों की व्यवस्था होनी है। तो ये जो समस्या है, ये समस्या हमारी भी, समाज की भी है और सरकार की भी है। सरकार ने इसमें मान्यता देनी है, और सरकार इसको अगर चाहे तो जो बोर्डिंग स्कूल का जो एक दर्जा है, जो सारी व्यवस्थाएं, पाचक भी सरकार दे दे, रसोइया, और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, जो राशन है, जो एक स्ट्रक्चर है, जो छात्रावास की व्यवस्था है, तो इसको भी बना सकती है। अगर सरकार नहीं दे सकती है तो इसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। मगर मूल है मान्यता। तो मान्यता और व्यवस्था, तो दो तरह की इसकी समस्याएं, ये मूल समस्याएं यही हैं। और इस समस्या के समाधान के लिए, जैसे मैंने बताया कि बड़े बड़े उद्योगपति इस समय जिस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े स्कूल खोल रहे हैं, और बड़े बड़े स्कूलों पे फंड लगा रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यदि मान्यता होगी तो वो इसके लिए भी आएंगे, गुरुकुल के लिए भी आएंगे। और जब इस तरह से एक समाज और उस तरफ से सरकार इस तरह से इसकी व्यवस्था संभालेंगे, तो इसको दोनों ही समस्याएं, इसकी समाधान इसका हो जाएगा। जीतराम जी, हमने गुरुकुल का समाधान ढूंढा है रियल वर्ड विद नितिन के माध्यम से। वह समाधान कितना सही है और कितना गलत, यह तो आप ही बेहतर जानते होंगे। बताइए। गुरुकुल का एक बोर्ड, अब आपने जैसे बताया कि कई बोर्ड का गठन हुआ, बट वो लोग कितने एक्टिव हैं, वो बोर्ड कितना एक्टिव है, ये तो हमको नहीं पता, क्योंकि प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है जी, और कदम रखने पड़ते हैं। हमने कदम रखा तो आज हम आपके समक्ष बैठे हुए हैं, और न जाने ऐसे आने वाले भविष्य में कितने लोगों के समक्ष बैठना पड़ेगा। तो हमें ये बताइए कि अगर हम लोग एक बोर्ड को क्रिएट करें और उसमें गुरुकुल के बड़े स्तर के लोगों को जोड़ें कि आप बोर्ड के मेंबर बनिए, और हमारा शो ये बताएगा कि गुरुकुल क्या है, क्या अर्थ है, और गुरुकुल के में बच्चे अगर भर्ती होते हैं तो उनके भविष्य के लाभ क्या होंगे जी। तो इस प्रकार का हमारा जब वीडियो लोग देखेंगे तो लोग, हो सकता है कि हम उनको जागरूक करें कि हमें किसी गुरुकुल में 2 सोलर की ज़रूरत है जी, तो आप 16 लगा दीजिए जी, नहीं तो ये इस बोर्ड में जमा राशि कर दीजिए, कुछ भी जमा राशि कीजिए, लेकिन आप जमा राशि कीजिए। किसी को कंप्यूटर की क्लासेस चाहिए, या किसी कोई बोलता है कि गुरुकुल की हम लोग शहर के लोग हैं, आप हमें शिक्षक दे दीजिए, इंग्लिश का कोई टीचर दे दीजिए कंप्यूटर क्लास का जो हमें सिखा सके। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज़ हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है। हम उन एजुकेशन लोगों तक पहुंचेंगे जो एजुकेशन देते हैं, उन लोगों तक पहुंचेंगे तो हम लोगों तो बात हो जाएंगे कि अगर आप हमको फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते तो आप हमको फिज़िकली मदद कीजिए, कि अगर ये गुरुकुल में इंग्लिश का टीचर चाहिए तो आप अपने टीचर, आप लोगों के पास टीचर होते हैं, आप अपना टीचर प्रोवाइड कर दीजिए कि 4 घंटे के लिए हमने अपना टीचर दे दिया जी। तो वो एक गुरुकुल की मदद हो सकती है। किसी को सोलर चाहिए तो किसी गांव में सोलर चाहिए तो उनको सोलर मिल जाए, या किसी को धनराशि देनी तो वो धनराशि उस अकाउंट में जा सकती है और वो डायरेक्टली
वो जो बोर्ड बनेगा वो हिंदुस्तान के सभी गुरुकुलों की मदद भी करेगा और संख्या बढ़ाने में भी मदद करेगा। जी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे तो हमारे देश में शिक्षित होंगे, बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारे देश में लिटरेसी रेट भी इंक्रीज होगा। जी नितिन जी, ये आपका प्रयास है, बहुत अच्छा है। पर इसमें ये जो आपने कहा कि जो बोर्ड बनेगा और जो बोर्ड बने हुए हैं, देखिए जो बोर्ड बने हुए हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जी। देखिए जो स्टेट बोर्ड बने हुए हैं वो भी काम कर रहे हैं और जो भारत सरकार के बोर्ड बने हुए हैं वो भी काम कर रहे हैं। देखिए भारत सरकार का जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है वो भी काम कर रहा है और सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान है वो भी काम कर रहा है और अपने स्तर पे काम वो अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं, काम हो रहे हैं। अब जो गुरुकुल की बात है, गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति है, जिसको मैं प्रारंभ से ही ये कह रहा हूँ कि मुख्य धारा में लाने वाला जो काम है, अब इसमें जो आप कह रहे हैं कि आपने अपने तत्वावधान में एक बोर्ड बनाना है, आपका जो बोर्ड है, आपका बोर्ड और भारतीय सरकार का या अपना स्टेट सरकार का जो बोर्ड है, दोनों के काम अलग अलग हैं। देखिए आपका जो बोर्ड है वो तो व्यवस्था से संबंधित है, यानी उसमें आपने जैसे कहा कि सोलर है, पानी है और जो कक्षाएं हैं, टीचर है, ये सब आप उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। अब जहाँ तक सरकार की बात है, देखिए मान्यता की बात जो है वो कोई प्राइवेट बोर्ड तो कर नहीं सकता, वो तो सरकारी करेगी। जिस भी स्टेट में गुरुकुल है या सरकार के तत्वावधान में कोई संस्था चला रही है तो उसकी किसी भी देश में, हमारे देश में नहीं, किसी भी देश में वहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो सरकारी करती है और उसकी मान्यता भी सरकारी देती है। स्टेट में स्टेट सरकार देती है, मध्यमा तक जो यानी इंटर तक या सीनियर सेकेंडरी तक जो है वो स्टेट सरकार देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है और ऊपर की जो है हमें मदद चाहिए कि मैंने बोला कि राजस्थान के फलाने गुरुकुल के अंदर नितिन जी मेरी बात ये है कि देखिए गुरुकुल की जो व्यवस्था है उसमें तो कोई आपको रोकेगा भी नहीं, टोकेगा भी नहीं, सभी आपका स्वागत है भाई। उसमें तो आप इतना बढ़िया काम करेंगे कि भाई गुरुकुल वाले जो गुरुकुल चला रहे हैं वो तो प्रसन्न होंगे और आपका स्वागत करेंगे। हम भी आपका स्वागत करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के भी पात्र हैं जी। अब मेरी बात ये है कि जो जैसे जो गुरुकुल चल रहे हैं, जो चल रहे हैं गुरुकुल, उनमें जो संख्या है, गुरुकुल के जो छात्र हैं, गुरुकुल के जो शिक्षक हैं, गुरुकुल का जो प्रबंधन है, उनको जो मोटिवेशन करना है, उनको जो अभिप्रेरणा देनी है वो दो तरह से दी जानी है। एक तो दी जानी है उनकी मान्यता वाली बात जी, और मुख्य होती है मान्यता, मुख्य तो मान्यता ही होती है, और दूसरी होती है व्यवस्था। अब जो व्यवस्था है वो कुछ व्यवस्था वो करेंगे, कुछ आप करेंगे, वो अच्छी बात है। पर जो आपका जो प्राइवेट बोर्ड बनेगा उसमें जो आप लोगों को रखेंगे, मेरा ये मानना है और मेरा निवेदन भी है कि वे लोग, क्योंकि अपील जो होती है ना, अपील करना चाहिए और अधिकार जो है हर नागरिक का है कि वो अपनी बात रखे और बोलने की आज़ादी तो है ही है ना जी। और बगैर बोले हुए कोई भी किसी की बात मानता नहीं है ना। तो बोलना, सामूहिक स्वर अगर गुरुकुलों को आप देते हैं, आपकी संस्था देती है, और जो ये बात आपके शो में हो रही है कि भाई उनको गुरुकुलों को मुख्य धारा में लाया जाए जी, तो संभव हो सकता है। हमारा ये कहना है कि देखिए प्रबंधन व्यवस्था ये सेकेंडरी है जी, ये हो जाती है और ये थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा सब गुरुकुल कर भी रहे हैं। मुख्य समस्या है जो उनको सिमिलर माने एक तरह की मान्यता मिल जाए, सबको, सबकी मान्यता एक तरह की हो और वो हो दमदार, माने उसमें पूरी जैसे एक स्कूल की मान्यता होती है एक किसी देश में, वैसी मान्यता चाहिए और वो उस मान्यता के लिए भी आपका बोर्ड प्रयास करे। मेरा ये कहना है, मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ। हमारा बोर्ड अवश्य इस प्रयास को आगे बढ़ाएगा, ये हमने पहले से सोचा हुआ है। हम अपने प्रस्ताव को सरकार तक तो अवश्य पहुँचाएंगे, ये हमने पहले से सोचा हुआ है। मगर इस प्रस्ताव के साथ साथ हम एक ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं लेंगे जो जनता के ऊपर निर्धारित है जी। तो जनता के ऊपर जब निर्धारित है, जनता को हमें बताएंगे गुरुकुल हमारी शिक्षा प्रणाली क्या है और उसके आने वाले भविष्य क्या हो सकते हैं जी। हम अपने शो के माध्यम से और अपने शूट के माध्यम से अगर उनको बताएं जी, तो पब्लिक का ही ओपिनियन रहेगा कि गुरुकुल की वे सहायता करना चाहते हैं कि नहीं।
जी सरकार हमारे लिए दूसरा चरण हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा बदलाव चाहते हैं जी और समाज में बदलाव आए, इसके लिए क्या बेहतरीन से बेहतरीन या कठिन से कठिन कदम उठाने हैं, तो उसके लिए हम अवश्य उठाना चाहेंगे। जी, अवश्य अवश्य आप उठाइए, क्योंकि इस युग में जितना प्रचार होता है, जितना प्रसार होता है और जितना बताया जाता है, वह उस जिसके बारे में बताया जाता है उसको लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, जी। किसी के भी बारे में। जी तो ये विज्ञापन प्रधान युग होने के कारण आपका ये काम बहुत अच्छा है, और गुरुकुलों को उनका जो महत्व है, गुरुकुलों का जो महत्व है, वो समाज में बताने में कारगर सिद्ध होगा, और इससे समाज को भी लाभ होगा। और जिनको पता नहीं है कि गुरुकुल क्या होता है, वो इसके बारे में जानेंगे, और जब गुरुकुल समाज से ज़्यादा जुड़ेंगे तो गुरुकुलों की जो ये समस्याएं हैं, प्रबंधन वाली समस्या है, व्यवस्था वाली समस्या, ये भी सॉल्व हो जाएंगी, इनका भी समाधान हो जाएगा। तो आप इस बारे में काम करिए, बहुत अच्छा काम है ये। और लेकिन अभी भी हमारी एक बात अधूरी है कि जो बोर्ड का गठन होना है वह हमारी संस्था यानी कि रियल वर्ल्ड विद नितिन तो गठन नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी पैसा रियल वर्ल्ड नितिन में हम नहीं चाहेंगे कि वो एक एनजीओ के तौर पे आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि जिसकी जो समस्या है समाधान उन्हीं को डायरेक्टली मिले। जी गुरुकुल का एक ऐसा गठन हो, एक ऐसा बोर्ड बने जिसमें सभी की सहमति से जिन जिन गुरुकुल को सहायता चाहिए वो गुरुकुल तक सहायता मिले। देखिए, ये तो प्रबंधन की बात हो गई है। जो आप कह रहे हैं कि बोर्ड ऐसा बने, तो ये या तो सारे गुरुकुलों के जो चेयरमैन अध्यक्ष हैं उनको आप एक मंच पर ले आए, एक तो ये बात हो सकती है, और दूसरा आप अपना बोर्ड ना बना करके एक अलग से बोर्ड बना करके जो ये काम देखे। देखिए, व्यवस्था तो देखनी पड़ेगी। देखिए, गुरुकुल की बात अगर गुरुकुल से शुरू होती है और गुरुकुल पे ही अंत होती है तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर बात होगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और अन्य साधन नहीं। समाधान है जो हमको करने हैं। जी तो हमें समाधानों की लिस्ट हमारे पास जारी हो चुकी है। जी जी गुरुकुल हमारा एक विषय है जो सबसे बड़ा विषय है। जी जी तो गुरुकुल पे अगर कोई बातचीत करता है तो हमारी उसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है, जी। लेकिन अगर गुरुकुल के बारे में अगर बोर्ड बात करता है तो उसकी ज़्यादा एक्सपर्टीज है। वो उनको जानते होंगे कि राजस्थान के आप कौन से ज़िले में हैं, तो उसको वो वेरीफाई कर सकते हैं कि आप गुरुकुल के प्रति जो आप हमसे मदद मांगना चाहते हैं क्या वह सही है कि गलत। जी जी नहीं, वो ठीक है आपका कहना कि एक बोर्ड बने, हाँ। और वो आपके इस ग्रुप से जो आपका है इससे अलग बने। तो तो इसके लिए आपको ही प्रयास करने होंगे, क्योंकि इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि हैं विद्वान बहुत सारे हैं और गुरुकुल भी बहुत लोग चला रहे हैं, पर समूह में नहीं, इकट्ठे नहीं है, और बगैर इकट्ठे हुए, बगैर एक मंच पर आए हुए बात बनती नहीं है। तो किसी न किसी को, देखो आपकी सद्भावना है, आप यहाँ तक आए हैं, आपने आज ये शो यहाँ से जारी किया है, आप इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इतना प्रयास आपके द्वारा हो, भले गुरुकुलों में से ही कोई आगे आ जाए, आपके साथ आएंगे, क्योंकि सब चाहते हैं, गुरुकुलों के लोग चाहते हैं, प्रबंधन वाले लोग भी चाहते हैं। अगर हम लोग बोर्ड को तैयार करें तो आप मेंबर बनना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये तो आप इसको यहाँ से प्रसारित कर रहे हैं। अब मैं आपके इस चैनल पे बोलूँ कि मैं नहीं बनूंगा तो मेरी नेगेटिविटी हो जाएगी, पर मैं अपनी देखूंगा कि मैं कितना उसके लिए समय निकाल पाता हूँ। अगर विद्वान व्यक्ति हमारा जुड़ेंगे ना तो गुरुकुल का ज़रूर उद्धार होगा। मैं गुरुकुल से संबंधित बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं समस्या को देखता हूँ और समाधान करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता हूँ। यह बोर्ड गुरुकुल और जनता के बीच का बोर्ड होगा, कुछ नहीं प्राइवेट बोर्ड। अगर मदद मिलेगी, जो भी मदद मिलेगी वो गुरुकुल तक पहुँचो। जिसका जो गुरुकुल चल रहा है, जिस स्तर पे चल रहा है, जैसे चल रहा है वो चलता रहेगा। सरकार का जैसा चल रहा है वो चलता रहेगा। हम अप्लाई कर देंगे कि हमें उस चीज़ के ऊपर मान्यता प्राप्त हो। अच्छी बात। कितना समय लगेगा, कितना नहीं है तो आप भी जानते, मैं भी जानता, मगर एक गठन ऐसा बने कि किसी बीमारी को ठीक करना है तो उसको तुरंत दवा मिल जाए। बहुत अच्छी बात है, आप बनाइए और हमारा सहयोग रहेगा, आपके साथ है, और आपकी ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा को मिलाएंगे तो ज्योति जलेगी। गुरुकुल की जो ज्योति है वो भारत को प्रकाशित वो करेगी। अखंड ज्योति है, अखंड और उसको अखंड ही रखना है हमको। जी जी, और हम आपको विजयी भव का शुभकामना देते हैं कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें और आप सफल हों। शुक्रिया, धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो सुकामा जी, हमें बताइए कि गुरुकुल का अर्थ क्या होता है? कन्या गुरुकुल में जो महिलाएं आती हैं वो कहाँ कौन से राज्य से आती हैं? 10-15 राज्यों से। गुरुकुल के विद्यार्थियों को अगर मुख्य धारा में लेके आना है तो कैसे लेके आएँ?
गुरुकुल हमारी कितनी पुरानी परंपरा है। एक चिकित्सक भी सेवा को मुख्य मानता था, पैसे को नहीं मानता था। एक इंजीनियर जो भी निर्माण करता था वो ईमानदारी से करता था। वो जल्दी सड़कें नहीं टूटती थी, जल्दी पुल नहीं टूटते थे, जल्दी भवन नहीं टूटते थे। यहाँ बीच में पैसा नहीं खाया जाता था। एक प्रशासनिक होता था, वो रिश्वतखोरी नहीं करता था। ये गुरुकुल शिक्षा का सारा प्रभाव था। ज्ञान विज्ञान है, भौतिक ज्ञान विज्ञान भी है। कक्षा 5 के बाद ही गुरुकुल में बच्चे का प्रवेश क्यों होता है? सरकार को, हमें या समाज को ऐसा क्या करना होगा जिससे हमारे गुरुकुल वापस आ सके? हम जब जाते हैं तो वहाँ पर 70 बच्चों के ऊपर 10 टीचर थे। वहाँ पे कक्षाएं की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कक्षा थी जो बहुत सारी खाली हैं। सुकामा जी, हमारा जो शो का उद्देश्य है वो यही है कि जहाँ समस्या वहीं हल। तो रियल वर्ब नितिन के माध्यम से हमने गुरुकुल के ऊपर एक समाधान निकाला है।